नमस्कार, मैं आजम हुसैन, नेशन वेब न्यूज से। जैसा कि आप सभी का एक मांग चल रहा है सोशल मीडिया पर, फेसबुक के माध्यम से, कि जब चपरासी पद के लिए नियुक्ति होता है तो उसमें भी लोगों को परीक्षा पास करना पड़ता है। तो इस लोकतंत्र में जो हमारे नेता जीत करके आते हैं तो इनके लिए भी एक परीक्षा होना चाहिए। तो अब बात यह है कि वो तो परीक्षा है, किसी भी पोस्ट का तो कोई एजेंसी करवा लेती है, लेकिन ये चुनाव है तो चुनाव एक परीक्षा है ही। तो इस परीक्षा में पास कौन करेगा? तो जनता पास करेगा। तो जनता कैसे पास करेंगी? तो जनता के लिए भी डिजिटल जब माध्यम आ ही गया है पत्रकारिता का, तो क्यों नहीं इसका अवसर लोगों को दिया जाए जो कि अच्छे लोग हैं, वो आए, अपना इंटरव्यू दे और जनता भी देखे कि कौन कितना बेबाकी से अपने काम को और अपने व्यक्तित्व को रख रहा है, कौन मेरे लिए ज्यादा सच्चा और समझदार होगा, बेईमान नहीं होगा। इस कड़ी में स्वतंत्र लोकतंत्र के स्वतंत्र आवाज की खोज जो हमारा एपिसोड चल रहा है, इसमें आज हम हैं राजा पाकर के रामपुर रत्नाकर पंचायत में, जहां रिंकू देवी पिछले बार भी मुखिया का चुनाव लड़ी थी और इस बार भी पूरे तैयारी में है मुखिया पद के चुनाव के लिए। और इसमें सहयोग करने के लिए है हमारे इनके साथ इनके पति गणेश राम, जो कि बहुत चर्चित व्यक्ति है, समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं पूरे प्रखंड लेवल पे। तो आइए आज हम बात करते हैं रिंकू देवी से। हाँ रिंकू जी, आप इस बार चुनाव क्यों लड़ना चाहती है मुखिया पद का? आपके चैनल के माध्यम से आप सभी जनता को प्रणाम करती हूँ जी। प्रणाम करती हूँ। 2016 में जो इलेक्शन हम लड़े थे जी जी, जहाँ सभी जनता को प्यार और स्नेह मिला। जी जी, उसी के आधार पर हम अभी 2021 के चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी भी जनता का स्नेह आपको मिल रहा है? वो तो 16 में मिला जी। तो अभी आप क्यों तैयार हैं? अभी तैयार है, जनता खुद आकर बोले हैं जो आप खड़ी हुई होइए, हम अगली बार साथ देंगे, अगली बार आपको वोट करेंगे। जी जी जी। तो अभी जनता आपको क्यों आके बोल रहे हैं? अभी तो वर्तमान मुखिया कोई और है। वर्तमान मुखिया कोई और है। उस बार सभी जनता को जी सभी जनता को गलत फहमी में वोट दिए। अच्छा, अलग वोट कर दिए उस बार। इस समय अगली बार सब खुश है कि आप खड़ा हो अभी हम सब वोट देंगे। तो वो वर्तमान मुखिया से दुखी क्यों है लोग? दुखी है, काम नहीं हुआ, विकास नहीं हो रहा है, हर योजना बिकता है, हर योजना में दलाली होता है, भ्रष्टाचारी है। तो इसका जो है लोग दलाली भ्रष्टाचारी करते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है? लोगों से मिल करके या लोग आपको आते हैं बतलाने इस विषय में? बतलाने आते हैं जो इंदिरा आवास मिला, इंदिरा आवास हुआ तो इसमें 20,000 रुपया ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक करप्शन है जी। हाँ गणेश जी, आपकी जो वाइफ प्रतिनिधि है इस बार मुखिया पद के लिए, तो ये जो बोल रही हैं कि हाँ इंदिरा आवास में 20,000 तक घुसखोरी चलती है। सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी जनता है उनका प्यार भरा नमस्कार। जी जी। और रह गया बात जो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार तो सरकार तक भी जाते हैं। अच्छा, तो पंचायती राज में भ्रष्टाचार है। जी जी। उसके माध्यम से उन्होंने विकास मित्र की बहाली कराया, आवास सहायक की बहाली कराया, जितने टेबल बनाते गए उतने प्रसादी बढ़ते गए भ्रष्टाचार। मतलब टेबल बढ़ा और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार घटा नहीं और बढ़ गया, फीस बढ़ गया। और सच्चाई यही है कि सही माने में जो जनता को आवास चाहिए, सही माने में जो है गरीब परिवार जिसको राशन चाहिए, जी जी, आज भी वंचित, उस परिवार को तो मिला नहीं। आज भी दर के ठोकर खाता है। आप जाके देखिए ब्लॉक के काउंटर पे कि एक भी ऐसा परिवार नहीं है जिसका तन पर सही से कपड़ा दिखाई नहीं करेगा, वही लाइन में लगा हुआ, वही उसी को मनमनाहट है, उसी को सरकार जो है आज भी दौड़ लगा चुका है। अगर किसी को राशन कार्ड में नाम भी आ गया तो पता चला कि पति का नाम है, पति के है तो बच्चा की जाएगा। अब 2 व्यक्ति का नाम है, 10 किलो मिला, 5 परिवार के गायब है। किसी को जो है नाम अकेला आ गया, सुधरवाने गया तो 5 परिवार का है, 10 परिवार छूटा हुआ है, सुधरवाने गया, पता चला कि भाई टोटल गायब है, वो पत्नी के मेरा नाम है। तो अगर आपकी पत्नी चुनाव जीतती है, मुखिया बनती है, तो क्या आप जनता को इन सब चीजों से छुटकारा दिलवा पाएंगे? छुटकारा की बात नहीं है,
मैं चाहता हूँ कि अगर प्रतिनिधि बन गई मेरी पत्नी, जी। तो मैं एक एक घर का सर्वे कराऊंगा। अच्छा और 16 वार्ड है, 16 वार्ड के 16 रजिस्टर रहेगा जी। उसमें बनाया हुआ रहेगा खल कि नाम, आवास, वृद्धा पेंशन, इसके बाद राशन कार्ड। ठीक है। हाँ और ना, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। उम्र कितना है, 60 से ऊपर कितने परिवार है, उसका भी मुझे लिस्ट आ जाएगा जब सर्वे हो जाएगा। जी जी। वृद्धा पेंशन है कि नहीं, वो क्लियर उसमें आएगा। मुझे जनता को घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं वहीं पर बैठ के देख लूंगा 16 रजिस्टर खोल के कि हाँ इसमें किसका हुआ और किसका नहीं हुआ। और जब लिस्ट बनेगा वह लिस्ट लेके मैं हर दरवाजे पर जाऊंगा, हर घर को टच करूंगा कि वास्तविक मेरा परिवार को वृद्धा पेंशन चाहिए, इंदिरा आवास चाहिए, राशन कार्ड चाहिए। अगर योग्य है उनको चाहिए, वाकई में गरीब है, तो मैं सबसे पहला प्राथमिकता उसका लिस्ट बना के सरकार के कार्यालय में हम भेजूंगा और निवेदन करूंगा वीडियो साहब से, निवेदन करूंगा कलेक्टर साहब से कि अगर हो सके तो आप इसका भी सर्वे आप ही कर दीजिए, हमने गलत किया है। मैं वैसे परिवार को सबसे पहले काम करूंगा। चलिए, ये तो आपका बहुत अच्छा सोच है। तो अभी के जो मुखिया हैं, आपके वर्तमान मुखिया, तो क्या वो ये सब प्रणाली का यूज नहीं कर रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं आएंगे सो? उनके ज्ञान पर निर्भर था जी। आज जनता एक चीज कहती है कि 5 साल में अगर एक धोखा से भी आम सभा हो जाता तो हम लोग को जानकारी होता कि मुखिया से आम सभा कराए, फलाने काम को जानकारी दी। एक भी आम सभा नहीं हुआ 5 सालों में? एक भी आम सभा नहीं हुआ। और जनता को पते नहीं चला 5 साल में कि मुखिया जी भी मेरे पंचायत में। अच्छा। वो इतने जानते हैं कि आज भी मुखिया जी मेरे 10 साल पूर्व अध्यक्ष शर्मा। अच्छा, अवधेश शर्मा 10 साल पूर्व थे, उन्हीं को लोग जान रहा है। उन्हीं को लोग अभी भी जान रहा है। और लोग कहता है जी जी। जिस समय हम लोग मुखिया जी के दरवाजे पर जाते थे अवधेश बाबू के, तो जो मान सम्मान मिला, काम की बात तो दूर रहे, जो मान सम्मान मिला आज किसी मुखिया ने नहीं दिया। ये सच्चाई है। जनता बैठी हुई है, जनता दरवाजे पर खड़े हैं, मुखिया जी के पति चाहे मुखिया जी अगर क्रॉस कर जाते हैं, हाल तक नहीं पूछते हैं कि हाँ आप कैसे हैं। तो अगर आपकी पत्नी निर्वाचित होती है तो जो अवधेश शर्मा के टाइम में आपके रामपुर रत्नाकर पंचायत को सम्मान मिला यहाँ के जनता को, उसको आप दोहराएंगे? दोहराएंगे ही नहीं, मैं मन में रखा हूँ कि आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। कि सबसे पहले 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, झंडा तोलन के कार्य होता है। जी जी। मैं 3 ग्रुप में लोगों को बुलाता हूँ। अच्छा। बुजुर्ग लोग से भी मान सम्मान पहले दूंगा, इसके बाद जो नौजवान है उसका मान सम्मान अलग दूंगा। जी जी। नन्हे नन्हे बच्चे हैं उसका भी शक्ति दूंगा कि आप आओ मेरे पंचायत भवन पर, उनको बैठाऊंगा, उनसे कुछ कहवाऊंगा, कुछ सुनूंगा और उनसे भी कुछ अनुभव लूंगा कि हाँ क्या चाहिए आप लोग, जनता के डिमांड क्या है। पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि पहले मैं उसको अपने पटल पर लाऊंगा, उनसे सुनूंगा, उनके सुनने के बाद लोग के बीच रखूंगा कि ये चीज आया है, इस काम को हम करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद है, आदेश है तो बोलिए, मैं करूंगा। मतलब आप कहीं ना कहीं एक सच्चा लोकतंत्र लाना चाहते हैं, जो कि अभी तक सिर्फ चुनाव तक ही सीमित था। वो आप विकास में इसको अपनाएंगे ताकि जन जन की आवाज को पूरा पंचायत सुन सके, उनकी आवश्यकताओं को, और वो पूर्ति हो सके। तो यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है वो पंचायत के अंतर्गत आता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? पंचायत के जो विद्यालय है, छोटा विद्यालय हो चाहे बड़ा विद्यालय हो, अभी के डेट में कोई डर से प्रतिनिधि टच नहीं करता। अच्छा। जैसा चलता है चलने दीजिए। डर का कारण? डर का कारण है कि उसको खुद अनुभव नहीं है, अनुभव की कमी। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि जीत करके जाए, उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है विकास के लिए। इस बात को आप मानते हैं? सबसे बड़ा जरूरी है शिक्षा।
शिक्षा अगर है, कोई जरूरी नहीं है कि एमए पास हो, बीए पास हो। शिक्षा की मतलब है कि वो ज्ञान शरीर में हो इंसान को कि मेरे पंचायत में सबसे पहला उज्जवल भविष्य के लिए मेरा पहला प्राथमिकता किसको दिया जाए। स्कूल में अगर जाके प्रतिनिधि, अगर चाहे मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो, वार्ड साहब हो, समिति साहब हो, अगर एक महीना में जो है मीटिंग रख के कम से कम आग्रह करेंगे शिक्षक के साथ कि कम से कम 6 घंटा नहीं 4 घंटा आप इस तरह से पढ़ा दीजिए कि लगे कि बच्चा मेरा कोचिंग में जा रहा है। 4 घंटा भी अगर टीचर पढ़ा देंगे अच्छा से, तो मुझे विश्वास है कि बच्चा कहीं भी किसी भी कंपनी में भी जाएगा तो खुशहाल रहेगा। सरकार के पास उतना रोजगार नहीं है, सरकार के पास उतना नौकरी नहीं है कि 100% जनता को सरकारी नौकरी दे, इसलिए कि कम से कम उतना शिक्षा हो जाए बच्चों में कि प्राइवेट जॉब भी कहीं खुशी खुशी करके अपना परिवार के जीवन बसर करेगा। कि हरदम सरकार की खिचड़ी खाने के लिए, हरदम सरकार के जो है मतलब आवास के लिए उनको ब्लॉक में और स्कूल में चक्कर काटना पड़े। जी, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि गणेश जी कितने सुदृढ़ तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। जहां सम्मान की बात हो उसमें भी ये बतला रहे हैं कि इनके पास एक स्कीम है, वही इंदिरा आवास हो या फिर वृद्धा पेंशन हो उसके लिए भी। सबसे अच्छी बात है शिक्षा की उपयोगिता ये बतला रहे हैं कि हम आग्रह विनती करेंगे शिक्षक से समाज के साथ मिल करके। तो शिक्षा तो एक प्रकाश है, जो आदमी प्रकाश के स्रोत को अच्छा से जानता हो, यकीनन आपके पंचायत का विकास ऐसे ही लोगों से होगा। तो अब हम फाइनल एक क्वेश्चन ये पूछते हैं इनसे कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता जो होगा वो किन तरह के कामों पर आपका होगा? चुनाव जीतने के बाद पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा कि जो दबे कुचले गरीब है जी, उनका 3 काम। क्या क्या? बुजुर्ग हैं, उनको वृद्धा पेंशन में नाम है या नहीं, जी जी, उसको पूरा करना। राशन कार्ड में नाम है या नहीं, उनका पूरा करना। और इंदिरा आवास हुआ है कि नहीं, उस कार्य को भी पूरा करना। तीसरा मेरा जो है चौथा काम रहेगा कि हर विद्यालय में मैं जाऊंगा, वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल। जी जी। अब तो मेरे गांव का जो हाई स्कूल है कॉलेज में हो गया, इंटर तक उसमें मानता आ गया है। अच्छा, इंटर तक पढ़ाई होती है। मैं वहां भी जाके पूछूंगा कि आपके पास पढ़ाने की शिक्षक व्यवस्था है कि नहीं। अगर है तो आपसे आग्रह है कि कम से कम सुचारू ढंग से शिक्षा दीजिए, ताकि मेरा बच्चा, मेरे घर के महिला बेटी है, भतीजी है, बहन है, जो पढ़ने के लिए आज जो स्थिति है कि आप सुरक्षित अपने आप को 2 किलोमीटर बाद अगर जाना पड़े तो डर बना हुआ रहता है हर गार्जियन को कि मेरी बच्ची सुरक्षित है या नहीं। जी जी। तो मैं किसी न किसी माध्यम से एक आ गया है मानता, सरकार के कहिए इसमें उपलब्धि, चाहे जनता की मांग कहिए, जो कि मेरे सरसई ग्राम में भी हाई स्कूल इंटर तक की पढ़ाई होती है। तो कम से कम 2 किलोमीटर के रेंज में मेरा पंचायत है, 3 किलोमीटर के रेंज में बीच में विद्यालय है, तो हर बच्ची वहाँ आके पढ़ सकती है। तो थोड़ा उस जगह डर कमा है। मगर उसी चीज को थोड़ा पढ़ाई अगर ढंग से हो तो गार्जियन को कोचिंग पढ़ाने के लिए सराय नहीं भेजना पड़ेगा, बिलकुंडा नहीं भेजना पड़ेगा, रानीपुर नहीं भेजना पड़ेगा। कम से कम अच्छा से पढ़ाई अगर वहाँ हो जाए तो मैं शिक्षागण से निवेदन करूंगा कि आप 4 घंटा, कोई जरूरी नहीं कि 8 घंटा पढ़ाइए, आप 4 घंटा रूम में रहें, अपना देखिए जो देखना है। 4 घंटा ऐसा पढ़ाइए कि बच्चा को लगे कि हम कोचिंग कर रहे हैं। और वही चीज मिडिल क्लास के शिक्षक को भी कहूंगा, और वही भी मजा है प्राइमरी विद्यालय के भी लोग शिक्षक को आग्रह करेंगे कि आप 4 घंटा दीजिए हमको बच्चे को मात्र। आप मत खिलाइए खिचड़ी भूल जाइए। खिचड़ी का माध्यम आप महीना में 4 बार दीजिए। खिचड़ी के प्रोग्राम, बच्चा के खेल कूद के प्रोग्राम रख दीजिए या खिचड़ी खाओ घर जाओ। बाकी कम से कम जो है 20 दिन 4 घंटा ही पढ़ाइए, बाकी 20 दिन दिल से पढ़ा दीजिए 4 घंटा, ताकि मानसिक विकास हो सके। आज जो है कोरोना वायरस के लेके आज जो 8 महीना से 10 महीना स्थिति ऐसा आया है कि जो बच्चा पहला से लेके 5वां तक का स्थिति है कि 1 से लेके जो 20 तक पढ़ाना जानता था, जी जी, ए से लेके जेड तक जानता था, आज उस बच्चा को लिखवा के दीजिए 5 अक्षर नहीं लिख पाता है, भूल गया। तो ये तो एक आपदा थी, इसमें सरकार भी क्या करती? नहीं, सरकार की इस बात पर तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपदा है, मैं भी स्वीकार करता हूँ। मैं भी इस बात को जो है
जेहन में रखा हूँ। एक उद्देश्य भी मेरा है कि आने वाला समय अगर साथ देगा यहाँ के समाज, तो मेरे ही वैशाली जिला में एक ऐसा जगह है जिसका नाम है बसंतपुर। अच्छा, किस ब्लॉक में? वो आपको जंदाहा बोला। जंदाहा। अच्छा, जंदाहा में जो है एक कोचिंग चलता है, कोचिंग ही नहीं चलता है, वहाँ जो है वहाँ के लोग जो है हर टोला में इंटर पास मैट्रिक पास लड़का को आग्रह विनती किया है कि लिस्ट बनवाया है कि हाँ 8वां से लेके 10वां तक बच्चा कितना पढ़ता है, तो आप 2 घंटा समय दीजिए। अगर 5 लड़का उस टोला में इंटर पास है तो 5 लड़का के साप्ताहिक ड्यूटी मिलता है कि आप 2 घंटा पढ़ा दीजिए, कल आप पढ़ा दीजिए, परसों आप पढ़ा दीजिए। आज वहाँ जाके देखिए कि शिक्षा का स्तर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। अब वैशाली जिला में बसंतपुर गांव पहला स्थान लाएगा कि सबसे ज्यादा वहाँ नौकरी करने वाला परिवार है। अच्छा, तो ऐसा खुशहाल परिवार हमको नहीं लगता है कि वैशाली जिला में कोई गाँव है। देखिए, इनके लिए हर बिंदु पर एक कॉन्सेप्ट है, एक जानकारी है। जैसा कि ये शिक्षा पर बार बार जोर दे रहे हैं और लोगों के विकास पे, तो यही प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने। और इनका भी कहना है कि सरकार कितनों को नौकरी देगी। अगर ये लोग ऐसे लोग अगर जीत करके आते हैं तो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक भारत के विश्व गुरु का सपना सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। तो एक अच्छा विचार है और एक अच्छा संकल्प इन्होंने अपना व्यक्त किया, जो कि कहीं ना कहीं सारे प्रत्याशियों में आपको यूनिक मिल रहा है और हर तरह से निपुण है। जहां जानकारी होगी वहीं व्यवस्था होगी और वहीं विकास होगा। अब इस कड़ी में सबसे लास्ट क्वेश्चन रिंकू जी से कि आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के लिए, तो आपके और आपके पति के पास पूरा प्रावधान है कैसे कैसे क्या करना है, तो क्या नीतीश कुमार जी को भी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, नीतीश कुमार जी को प्रणाम करती हूँ। जी जी, जो 50% आरक्षण दिए महिला को इसलिए अच्छा, नहीं तो आपका चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल था। मुश्किल था, गणेश जी ही लड़ लेते ना। हाँ, मुश्किल था, लेकिन महिला को जी जी आगे बढ़ने की आग्रह करेंगे। महिला भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, महिला के माध्यम से हम भी आगे बढ़े। हाँ हाँ, ये उनको हम सब समस्या का समाधान दिलाए। तो इसीलिए आप नीतीश कुमार जी को प्रणाम करते कि महिला को मौका दिए, ताकि एक महिला ही दूसरे महिला का मुद्दा मदद सही कर से उठा सकती है। इसीलिए उनको आप प्रणाम कर रही हैं ना। तो जैसा कि आप देख रहे थे, रिंकू जी को कहीं ना कहीं खुशी है कि समाज सेवा सिर्फ इनके पति के जो हत्थे था वही कर रहे थे, जो कि काफी अच्छा से गणेश जी जानकारी भी दे रहे थे। अब रिंकू जी को भी मौका मिलेगा नीतीश कुमार के कारण, इसलिए नीतीश कुमार को प्रणाम कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो अच्छा काम करता है उसका श्रेय उनको मिलता है। तो ये लोग भी आपके लिए अच्छा काम, अच्छा संकल्प लेकर के आए हैं। तो अगर आप लोग को लगे कि सबसे बेहतर प्रत्याशी है तो इन लोगों को आप पूरा मौका दें, ताकि आपके पंचायत एक आदर्श पंचायत बन के आए। आपके राजापाकर ब्लॉक में मैं नेशन न्यूज से आजम हुसैन, कैमरामैन नवाब के साथ, धन्यवाद।